हेलो स्टूडेंट। आजकल हम क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं। इसमें हमने दो वीडियो बना ली हैं जिसमें हमने पढ़ लिया है लाइट प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होते हैं। उसके आगे हमने प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में भी समझा था। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रतिबिंब के साथ साथ और कई चीज़ों के बारे में समझा था। तो आज इस वीडियो में, ये वीडियो नंबर 3 है, इसमें आगे की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है तथा वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, इन सब बातों पर ध्यान दिया था। इन सब के बारे में हमने समझा था। लेकिन इस वीडियो में हम आज आगे के गोली दर्पण, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उससे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, ये समझने के लिए हमें इसके रूल मालूम होने चाहिए कि प्रकाश की किरण जब किसी गोली दर्पण से टकराती है तो वह टकराने के पश्चात किस दिशा में जाती है और दूसरी किरण टकराने के पश्चात किस दिशा में जाती है, और वे दोनों किस जगह पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब, ये हमने जान लिया है। मिलती हुई प्रतीत होती हैं या कहीं से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो इसको हम मिटा देते हैं, बाकी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए क्या क्या होता है। ध्रुव हमने बताया था, ध्रुव क्या होता है। तो दर्पण के जो परावर्तक तल होता है उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र दिया है सी, ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र सी किसे कहते हैं, तो उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं जिसका कि दर्पण एक भाग होता है। या अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। फोकस क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी क्या कहते हैं, क्या होती है, तो फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इन सारी चीज़ों पर हमने बात कर ली थी। अब हम गोली दर्पणों से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो इसमें गोली दर्पणों पर प्रतिबिंब बनने का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों का अध्ययन कर रहे हैं। अवतल दर्पण से विभिन्न 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 स्थितियों पर रखी हुई वस्तु का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ये प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर 6 प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि प्रतिबिंब बनने के लिए क्या चीजें या क्या सिद्धांत जरूरी हैं। जब हमें सिद्धांत मालूम हो जाएगा तो आसानी से इस प्रकार का कोई भी यदि क्वेश्चन आता है तो आसानी से हम कर पाएंगे, हमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए, इसका सिद्धांत क्या है। तो फिर ये हमने मान लिया, ये बनाया है हमने अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आएगी। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव पी है और इस गोले का जो केंद्र है मान लीजिए हमने ये मान लिया वक्र केंद्र सी है, और ये क्या है, ये फोकस है। तो पहला नियम ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, ये प्रकाश की किरण दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर चल रही है। जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण
परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाती है, तो ये इसको थोड़ा सा इधर बना देते हैं, ये फोकस से होकर के जाती है। एक बार या फिर ये यदि उत्तल दर्पण है तो फिर क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, मतलब फोकस से आती ही प्रतीत होती है, ये इधर को चली जाएगी। देखिए ये अवतल दर्पण है और अवतल अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात किधर से होकर के जाती है, तो फोकस से होकर के जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि आपको यदि नहीं मालूम है तो इससे संबंधित जो इमेज फॉर्मेशन है, प्रतिबिंब का बनना है, वो आप कभी नहीं समझ सकते, केवल रटते रह जाएंगे। तो रटने से बचने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के गुजरती है। दूसरी बात, फोकस से होकर गुजरती है अवतल दर्पण में, लेकिन फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है ये वाली, ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत या आती हुई प्रतीत होती है किसमें, तो ये उत्तल दर्पण में। ये ध्यान रखना। अगली बात, दूसरा इसका रिवर्स जो नियम है वो हम ध्यान रखें। ये पी, अब दूसरा नियम क्या है, फोकस से होकर के जाने वाली किरण, फोकस से होकर के जाने वाली किरण किस दर्पण में, तो ये अवतल दर्पण में। परावर्तन के पश्चात जब ये टकराएगी यहाँ पर इस दर्पण से, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बस ये हो गया, सीधा है। और इसमें उत्तल दर्पण में क्या होगा, फोकस की ओर आती हुई किरण, ये किधर किधर आएगी, ये फोकस की ओर आ रही है, क्योंकि इधर तो आएगी नहीं। ये क्या होगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों बातें सेम टू सेम आप समझ सकते हैं कि देखिए इसमें क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब इसमें उल्टा है इसका कि जब फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, और बाकी इधर भी फोकस की ओर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये वाली बात, दो बातें हो गई। अब तीसरी बात हम ध्यान रखेंगे, इसका जो थर्ड पॉइंट है इसको भी ध्यान रखना है। इसमें यह है कि फोकस की बात हम नहीं करें, और करें किसकी बात, तो फिर कर लेते हैं वक्रता केंद्र की बात। क्या होगा, तो वक्रता केंद्र की ओर आने वाली जो किरण है, सॉरी, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है, या फिर ये कहें तो वक्रता केंद्र से होकर ही वापस जाती है। इधर देखेंगे तो ये एफ है और ये सी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, और ये वापस लौट गई। कहने का मतलब यह है कि ये किरण जब वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो जब परावर्तन होगा इसका इस उत्तल दर्पण से, तो फिर ये वापस उसी दिशा में चली जाएगी। ये रूल हो गया। इधर क्या है, वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये ऐसा होता क्यों है, तो इसको समझने के लिए ये समझ लीजिएगा कि जब भी ये वाली कंडीशन होती है तो वक्रता केंद्र से, क्योंकि ये रेडियस सी, ये तो पी था, सी से मान लीजिए ए बिंदु मान लेते, ए बिंदु पर टकरा रही है, तो सी से ए ये क्या है, त्रिज्या है,
और त्रिज्याओं का मतलब ये होता है कि सारी की सारी जो त्रिज्याएं होती हैं किसी भी गोले की, तो वो गोले की परिधि पर जब टकराती हैं, गोले की किनारे पर जब टकराती है वो 90 डिग्री के एंगल पर टकराती है, 90 अंश के कोण पर टकराती है। तो जब कोई किरण 90 अंश के कोण पर टकराएगी तो पुनः वह उसी दिशा में वापस लौट आएगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे कि यदि हम किसी बॉल को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं तो जमीन पर वो 90 डिग्री के एंगल पर गिरती है और 90 डिग्री के एंगल पर गिरने के बाद वह पुनः ऊपर की ओर उछलती है, किधर दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाती है, वो सीधी सीधी ऊपर की ओर चली जाती है। इससे हमें पता चल गया कि जब ये वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण है, क्योंकि 90 अंश के एंगल पर गिर रही है दर्पण पर, इसलिए वो बाउंस बैक हो जाएगी, मतलब टकरा करके वापस उसी पथ में आ जाएगी। अब क्या है, अब एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बाकी इसकी जरूरत नहीं है लेकिन समझ सकते हैं, समझना जरूरी है। ऐसी बात नहीं। कोई किरण यदि ध्रुव पर पड़ती है, कोई किरण यदि पी ध्रुव पर आती है, यहाँ पर क्या है, ये मुख्य अक्ष है। अब आप समझ ही चुके हैं कि ये मुख्य अक्ष होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आती है तो जिस कोण से वह आई है उसी कोण से वो वापस चली जाएगी। मतलब कि परावर्तन के नियम में जो हमने पढ़ा था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान होता है, परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो वही वाली स्थिति यहाँ पर हो जाती है। यदि ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। मतलब यहाँ पर परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है। यदि कोई प्रकाश की किरण किस पर गिरती है, तो पोल पर, ध्रुव पर गिरती है। ऐसे इसको हम समझ सकते हैं। यहाँ पर ही मैं बना दे रहा हूँ, यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो ध्रुव से आती ही प्रतीत होगी, इसमें उत्तल दर्पण में। तो ये वाली बातें हमने ध्यान रख ली। देखिए इसी पर बेस हमारे सारे के सारे जो भी इमेज फॉर्मेशन वाले हैं, मतलब प्रतिबिंब जो बनेंगे, तो जब ये हमें आता है तो हम प्रतिबिंब आसानी से बना पाएंगे, उसकी थ्योरी भी लिख पाएंगे। और ये यदि नहीं आता है तो फिर हमें समस्या होगी ही होगी। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इसको दोबारा से समझ लेते हैं, अच्छे से मन में गांठ बांध लीजिएगा इस बात को। यदि ये तुम्हें याद नहीं है तो कोई भी जो 7 से 8 बार इमेज बन रहे हैं, तुम्हारे प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो कुछ भी तुम्हें समझ में आने वाला नहीं है, चाहे कहीं भी पढ़ लीजिए। इसलिए आप ध्यान से समझिए इस बात को कि देखिए अवतल दर्पण की हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से उत्तल दर्पण से 2 प्रकार के ही इमेज की बात करेंगे हम, यहाँ से 6 तरह के प्रतिबिंब बनने की बात की जाएगी। तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। तो पहली बात हमने क्या की, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात में मुख्य फोकस से होकर के जाती है, एक बात। यदि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, दूसरी बात। तीसरी बात यह है, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में वापस या फिर वक्रता केंद्र से ही होकर के गुजरेगी या सेम पथ पर गुजरती है। चौथी बात, यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष से उतने ही डिग्री के कोण पर, उतने ही अंश के कोण पर, उतने ही अंश का कोण बनाती हुई आगे बढ़ती है, जितना कि उसका पहले इसको आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच में तथा परावर्तित किरण तथा मुख्य अक्ष के बीच में बनता है। ठीक है, तो क्यों होता है ये वाली बात हमने समझ ली कि 90 डिग्री का एंगल है, कहाँ पर होता है वो 90 डिग्री एंगल, एक हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसे समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं पहला मतलब प्रतिबिंबों का बनने की ओर। तो प्रतिबिंब कैसे कैसे बन रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का मान लीजिएगा। यदि इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है, हालांकि आएगा तो एक ही, बाकी ऑब्जेक्ट में और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन 3 से 4 नंबर का वेटेज ये टॉपिक देता है। 3 नंबर का इमेज फॉर्मेशन में एक क्वेश्चन दे देगा, बाकी ऑब्जेक्ट में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो
सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की प्रकृति। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की प्रकृति। नेचर ऑफ इमेज प्रतिबिंब बनने की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति या फिर इसको हम कहें प्रतिबिंब बनने की प्रकृति। नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो किस प्रकार की नेचर होती है जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं कॉनकेव लेंस दर्पण से या फिर अवतल दर्पण से। तो सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा वो, यदि बात करेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो अवतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, इसे हम समझते हैं। ये हमने अवतल दर्पण बना दिया है। तो वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र सी है। तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होगी वो समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं। तो मान लीजिए ये प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं ऐसे। इसको फोकस को, ये हम फोकस मान लेते हैं, चलिए ये है। इसको सी को इधर मान लो, ये सी। इसको थोड़ा सा दर्पण को और बढ़ा देते हैं आगे, तो ये हमें देखिए इसमें जो दो किरणें हैं उसी के आधार पर हम प्रतिबिंब की स्थिति को पता करेंगे। हमने अभी रूल पढ़े थे, हमने देखे थे कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर के गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये क्या है, तो ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। ये हमने दो नियम अभी देखे थे। तो फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात में मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, ये इधर की हो जा रही है। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट रही है, क्योंकि वक्रता केंद्र से 90 डिग्री पर है तो वापस लौट गई। अब दोनों ये किरणें हम देखते हैं, तो पहली वाली किरण ये है और दूसरी वाली किरण ये है, क्योंकि ये तो वापस ही इसी दिशा में लौट जाएगी। तो यहाँ पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यदि ये आई, अब यदि हम माने कि ये वस्तु है अनंत पर थी, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। अब कैसा होगा, इसकी प्रकृति लिख देते हैं।
लेकिन उससे पहले इसकी ये सारी की सारी जो वो है, मतलब थ्योरी है, वो भी हमें इसमें लिखनी पड़ती है, क्योंकि यदि हम सारी की सारी थ्योरी यदि नहीं लिखेंगे तो फिर ये हमारा, क्योंकि थ्योरी भी पूछी जाएगी इसमें, तो हम थ्योरी भी इसकी हमें लिखनी पड़ेगी। तो क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है तो थोड़ा सा मैं इधर की ओर ऐसे या तो उड़ा दे रहा हूँ। मान लीजिए वस्तु है, ये है ए बी, ए ये है और बी ये है। आप कुछ भी मान सकते हो, ओ बी मान सकते हो या ओ ए मान सकते हो, कुछ भी मान लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हमने ए भी मान लिया, ऐसे ओ भी मान सकते हो, क्योंकि ओ को ऑब्जेक्ट कहते हैं और आई को इमेज कहते हैं, इस हिसाब से हम ओ भी मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलो ओ मान लेते हैं, ओ, और ये क्या है, ओ डैश। ये क्या है, ये वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई क्या है, ओ ओ डैश, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, आई आई डैश बनेगा। तो ये ऐसे हम लाइन खींचते हैं तो ये आई है, तो यहाँ पर क्या होगा, ओ डैश, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, तो आई आई डैश ऐसे बनेगा, आई और ये आई डैश, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में लिखते हैं, मतलब इसको पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख करके हमें सॉल्व करना होता है। तो फिर क्या लिखेंगे, सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अनंत पर रखी हुई वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से वापस लौटने वाली किरण पहले वाली किरण को आई डैश पर काटती है, ऐसा लिखना है, आई डैश पर काटती है, तथा यदि पूरी वस्तु का यदि पूरी वस्तु ओ ओ डैश है, तो यदि हम आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालें तो हमें आई 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 डैश प्राप्त होता है, जो कि वस्तु का पूरा प्रतिबिंब है। और ये प्रतिबिंब होगा कैसा, तो इसके बारे में लिख देते हैं, प्रतिबिंब वास्तविक अब ये क्योंकि ऊपर वाला ये नीचे की ओर बन रहा है इसलिए ये उल्टा है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक तो होगा क्योंकि वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, और वस्तु से छोटा होगा क्योंकि अनंत पर रखी हुई वस्तु है, बहुत ही बड़ी वस्तु है, उससे जो आने वाली किरणें हैं, जो समांतर किरणें आ रही हैं, तो फिर समांतर किरणें तभी आ सकती हैं जब वस्तु बड़ी हो, क्योंकि अनंत में एक बहुत ही अधिक दूरी है, तो अधिक दूरी से आने वाली जो किरणें हैं वो लगभग समांतर किरणें आती हैं, तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा, कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा। दूसरा प्रतिबिंब जो क्या बनेगा, अब ये है कि तुम्हारा जो क्लास 10th है उसमें ये कहा जाता है, बाकी 12th के हिसाब से तो केवल इतना ही पूछा जाएगा कि कहाँ पर वस्तु रखी है, इमेज कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, लेकिन 10th का मतलब ये इसका डाटा भी पूरा लिखना पड़ता है, तो इसमें लिखने के लिए हम क्या, मतलब जो लिखना है तो जो यहाँ पर हुआ है इस चित्र के अंदर वही हम लिखेंगे। जब अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो फिर वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से वापस लौटने वाली किरण पहली वाली किरण को आई डैश पर काटती है, तो ओ वस्तु ओ डैश का आई डैश एक प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से छोटा होगा। इतना लिख दिया हमने। अब
इसकी और थोड़ा लिख सकते हो, यदि हम ओ ओ ओ डैश को मिलाएं तथा आई आई डैश को मिलाएं, मतलब मुख्य अक्ष से लंब डालें, तो हमें वस्तु का पूरा प्रतिबिंब, वस्तु का ओ ओ डैश वस्तु का पूरा प्रतिबिंब आई आई डैश प्राप्त होगा, इतना लिख लीजिएगा। बाकी अगला है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में वस्तु कहाँ पर रखी हुई थी, ये अभी अनंत पर थी, अब अनंत से थोड़ा सा अंदर की ओर लेकर आते हैं। तो अनंत के बाद कहाँ पर लेकर आते हैं इस वस्तु को, तो ये वस्तु आ गई है हमारी, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अब वस्तु आ गई है, इधर पर लिखना ही पड़ेगा, वक्रता अनंत, अनंत ये हम इधर मानेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ये चित्र पहले बन गया। वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, तो फिर क्या होगा, तो देखिए यहां से प्रकाश की किरण जो जाएगी परावर्तन के पश्चात किधर से जाएगी, ये हमें पता चल गया है, क्योंकि परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर के जाएगी, और वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली किरण काफी हमें पता है कि ये पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। अब ये दोनों ही किरणें, ये ओ ओ डैश है, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये आई आई डैश होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर ए बी भी मान सकते थे इसको, यदि ए बी है इधर तो इधर ए डैश बी डैश कह सकते थे, ठीक है। किसी किसी बुक में अलग अलग है, इसमें कोई फर्क नहीं है कि हम क्या है ए बी माना है या ऐसा अच्छा लग रहा है, जैसा भी सूटेबल है तुम्हें लग रहा है। तो यहाँ पर ओ ओ डैश की जगह पर क्या कह सकते हो, यहाँ पर ए बी कह सकते हो इसको, तो ये ए डैश बी डैश हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस होगा। बाकी तो हमने, क्योंकि ऑब्जेक्ट, वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो प्रतिबिंब बनता है उसको इमेज कहते हैं, हमने इसलिए ओ और आई का इसमें प्रयोग किया है। तो ये अब इसमें देख लीजिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। हम्म? लेकिन इसमें हमने ये एक बात और थी कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, वो हमने नहीं लिखा था। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना इसका, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, ये लिख लीजिएगा। छोटा हुआ वास्तविक उल्टा उससे छोटा तथा कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, ठीक है। ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा, ये नहीं लिखवाया था। इधर क्या है, वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, तो फिर कहां पर बनेगा देख लीजिएगा। तो जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में है, तो वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, तथा वस्तु से वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यह किरण पहली वाली किरण को आई डैश पर काटती है, जो कि ओ डैश का प्रतिबिंब है। यदि ओ ओ डैश, यदि मुख्य अक्ष पर हम ओ ओ डैश लंब डालें तो, तथा मुख्य अक्ष पर आई आई डैश लंब डालें, तो हमें ओ ओ डैश वस्तु का आई आई डैश प्रतिबिंब प्राप्त होगा, जो कि पूरा प्रतिबिंब होगा। आगे यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ये भी बन रहा था, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ये भी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो फिर कैसा होगा ये लिख लीजिएगा, क्योंकि वस्तु हमें दिखाई दे रही है बड़ी है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। तो वस्तु क्या है, वस्तु प्रतिबिंब कैसा है, छोटा,
प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। बाकी नीचे है क्योंकि वक्रता केंद्र से ये ऊपर बनता, सॉरी, मुख्य अक्ष से ऊपर होता है तो फिर सीधा होता है, और नीचे है तो उल्टा होगा। छोटा, उल्टा, वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक भी है जो वास्तव में मिल रही है, तथा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। ये हमने समझ लिया। तो दो प्रतिबिंब हो गए। अब मैं थोड़ा सा इसको तीसरा प्रतिबिंब क्या है, जब वस्तु कहां पर हो। अब इसको आप समझ लीजिए, जो कहानी है वो लिख लीजिएगा। अब प्रतिबिंब से इस जो मैं इसका आरेख खींच रहा हूं, इसी से आप समझते जाएंगे। अब वो जो वस्तु है, क्योंकि हमने वस्तु सबसे पहले अनंत पर ली, उसके बाद वक्रता केंद्र और अनंत पर के बीच ली। अब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं। वस्तु कहां पर होगी, ये वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर होगी। तो फिर क्या होगा, मान लीजिए ये वस्तु है और ये क्या है, ये वक्रता केंद्र है। वस्तु रखी हुई है वक्रता केंद्र, वो उड़ जाए। तो प्रकाश की किरण जो कि मध्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, परावर्तन के पश्चात किधर से होकर के जाएंगी, तो फोकस से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। और जो किरण फोकस से होकर के जाएगी, तो वो उसका क्या होगा, वो परावर्तन के पश्चात, ये फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये प्रतिबिंब बनेगा। और इसको हम खींच लें, थोड़ा सा ये तिरछा सा बन रहा है, बाकी यदि हम सीधे करेंगे इसको, तो ये जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। ये प्रतिबिंब बनेगा, वो कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब है, वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। गड़बड़ है ये थोड़ा सा, समझ लीजिएगा। ठीक है, ये कोड है, सॉरी आई है, ये आई है और ये आई है। तो क्या बात समझ में आई, कि फोकस से होकर के जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये हमें मालूम है। और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है, ये दोनों ही किरणें आई डैश पर मिलती हैं, और यही ओ डैश का प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक। अब ये वस्तु के बराबर ही होगा, वस्तु के बराबर, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, जितना ऊपर वस्तु है उतना ही नीचे है, बराबर, वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु के बराबर, वक्रता केंद्र उल्टा तथा वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक है, ये हो गया। अब चौथी बात हम कर लेते हैं इधर ही, कि जब वस्तु हमारी रखी हुई है, अभी हम वक्रता केंद्र पर आए हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख देते हैं। ये सी है और ये फोकस है, ये एफ है। वस्तु हमने कहा रख दी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जो समांतर जा रही थी वो हो जाएगी फोकस से होकर के, और जो फोकस से होकर के जा रही है तो फिर परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी,
ये बनेगा। तो थोड़ा सा इधर को बनाते हैं तो समझने के लिए। ये सी, क्योंकि एग्जैक्ट ये नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, तो ये जब कंपास का हम यूज करते हैं तो बिल्कुल ये, अब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो ये प्रतिबिंब सी पर नहीं है जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, ये सी से थोड़ा सा दूर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, तो ये ओ ओ डैश है, इसका प्रतिबिंब बनेगा तो आई आई डैश है। बनेगा कहाँ पर, तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनेगा, क्योंकि वक्रता केंद्र पर वो बन गया। अब जो बनेगा वो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। बीच बने बनता है, क्या है, वास्तविक, तो वास्तव में मिल रही है वास्तविक, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और क्या है, वस्तु से बड़ा होगा, तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में वस्तु वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा तथा उल्टा। ठीक है, तो ये बन गया, चार प्रतिबिंब बन गए। पांचवा हम बना लेते हैं इधर ही। जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो, वस्तु कहाँ पर रखी हो, जब फोकस पर वस्तु रखी हुई है तो फिर क्या होगा, बराबर यहाँ से, अब दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो दूसरी वाली किरण किधर होगी, तो दूसरी वाली किरण किधर से गई है, एक तो किरण ये चली गई फोकस से होकर के, जो मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरण थी वो फोकस से होकर के जा रही है, लेकिन अब दूसरी किरण हम किधर से गुजारे हैं इसमें, तो दूसरी किरण को गुजारने के लिए एक हमने पढ़ा था कि ये पोल पर हम किसी किरण को डाल देते हैं, तो ये मान लीजिए पोल पर जा रही है, तो बराबर के पास चार, जिस एंगल से ये गई है उस एंगल से ही सीधी चलती चली जाएगी, और ये सीधी चली जाएगी, और जो प्रतिबिंब बनेगा तो फिर कहाँ बनेगा, ये सीधी जाएगी, यहाँ पर ये भी ये सीधी जाएगी, मतलब ये है कि ये सीधी चली जाएंगी। क्या समझे, कि जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तब दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण फोकस से होकर के जाती है, तथा ध्रुव पर टकराने वाली किरण जिस कोण से ध्रुव पर टकराई है उसी कोण से आगे की ओर चली जाती है। ये दोनों किरणें कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं, अर्थात ये कहाँ पर जाकर, एक बहुत ही लंबी दूरी पर जाकर के ये मिलेंगी। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा, ऐसे लिख देंगे। प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बड़ा उल्टा तथा अनंत पर बनेगा। ठीक है, ये पांच हो गए, और अंतिम हम छठवां पार्ट लेते हैं इसका, तो इधर बना देते हैं सिक्स वाले को। जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच में, यहाँ पर रखी है, तो यहाँ से जाने वाली किरण किधर जाएगी, ये फोकस से होकर के जाएगी,
और जो किरण ध्रुव पर पड़ेगी वो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से इधर जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं इसको, तो ये क्या हो रहा है, दोनों किरणों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती हुई जा रही है। तो ये क्या किसी जगह बिंदु पर जाकर के मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो फिर प्रतिबिंब किधर बनेगा? तो हम यदि इनको थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाएं तो कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है ये हमें पता चल जाएगा। अब हमें पता लग रहा है कि ये जो किरणें हैं वो किसी एक बिंदु आई जैसे आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर ये सारी की सारी 5 पार्ट थे, लगभग सेम थे, इसमें सब में ही उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था, वास्तविक में मिल रही थी, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था। लेकिन इधर क्या है, प्रतिबिंब बिल्कुल चेंज हो गया है। प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब सीधा है, वास्तविक नहीं है, आभासी है। और वस्तु से देख रहे हो तो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा, तथा बनेगा कहां पर? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। इनमें जो सारे के सारे प्रतिबिंब थे वो दर्पण के सामने ही बन रहे थे, लेकिन ये जो प्रतिबिंब है अंतिम छठवां, ये दर्पण के पीछे बनेगा। तो इस प्रकार से आपने ये सारी की सारी चीजें समझी। प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस पर बेस कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, यदि आता है तो फिर इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जो रूल हमने बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है, और फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है परावर्तन के पश्चात अपने पथ पर वापस लौट जाती है, तथा जो किरण ध्रुव पर आती है तो जिस कोण से ध्रुव पर गिरेगी उसी कोण से वापस ध्रुव से चली जाएगी। ये जो 4 पॉइंट से उन्हीं पर बेस दो दो किरणें लेकर के हमने ये काम किया है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनाए हैं। तो आपने समझ लिया ये कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किस प्रकार की उसकी नेचर होती है, आभासी होता है या वास्तविक होता है, तो कब कैसा होता है ये समझ लिया कि 5 प्रतिबिंब इसमें जो बने हैं वो वास्तविक हैं। वास्तविक क्योंकि वास्तव में मिल रही है। एक प्रतिबिंब जो छठवां है वो आभासी है। आभासी क्यों है? क्योंकि वास्तव में किरणें मिल नहीं रही, पीछे जाने पर मिलती हुई प्रतीत, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी है। केवल एक ही छठवां जो प्रतिबिंब है, जब वस्तु को हमने रखा है फोकस तथा ध्रुव के बीच में, तभी प्रतिबिंब जो बना है वो आभासी है, बाकी सारे के सारे वास्तविक। आकार के बारे में तुमने देख लिया, सबसे पहला वाला जो प्रतिबिंब बना छोटा बना, दूसरा वाला प्रतिबिंब वो भी छोटा बना है, और तीसरा वाला जो प्रतिबिंब बना है वो बिल्कुल सेम टू सेम बना है, क्योंकि वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र पर ही बना है। और चौथा वाला प्रतिबिंब है वो क्या है, वो भी बड़ा है, क्योंकि वक्रता केंद्र के परे है और अनंत के बीच में बना है। और पांचवा वाला प्रतिबिंब है वो अनंत पर बना है, इसलिए ये भी बड़ा होगा। लास्ट में तुमने छठवां देख लिया जो सीधा है, वो भी वस्तु से बड़ा ही है। सारे के सारे जो प्रतिबिंब थे ये दर्पण के सामने बन रहे थे, लेकिन एक प्रतिबिंब जो छठवां वाला है वो दर्पण के पीछे बना है। ये बात समझ ली। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, आगे वाली जो क्लास है इसमें मिलते हैं। धन्यवाद।